हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन जहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वैसे तो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस यूनिट में, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एएमयू एंड जेएमआई के एंट्रेंस एग्जाम में विथ फॉर 11th एंट्रेंस एग्जाम। तो उससे पहले, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आप दिन भर में क्या करते हैं? दिन भर में आप बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि कहीं जाना, खेलने जाना, स्कूल जाना, एक्सरसाइज करना, क्रिकेट खेलना। अब इन सारी एक्टिविटीज में अगर कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ पड़े हुए घर पे, इन सारी एक्टिविटीज में क्या कॉमन चीज है? इन सबको करने के लिए क्या चाहिए आपको? एनर्जी। तो एनर्जी का जो ड्राइविंग फोर्स है वो है रेस्पिरेशन, या कह सकते हैं प्रोसेस जो एनर्जी लिबरेट करता है इज रेस्पिरेशन। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे एक यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? एनर्जी। किस लिए? सर्वाइवल के लिए, काम करने के लिए। अब ये जो एनर्जी लिबरेट होती है वो कैसे होती है? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है एक एकदम एक्सट्रीम लोकेशन में पाए जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन है। तो नेचर ने दो कैटेगरी ऑफ रेस्पिरेशन बना रखी है। वन इज द वन जहां पे आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी टू लिबरेट एनर्जी, और दूसरी क्या है? द वन जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी लिबरेट कैसे होगा? फूड भी लगेगा यहाँ पे, फूड को ब्रेक करते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। नाउ बिगिनिंग व्हाट इज रेस्पिरेशन इज इंट्रोडक्शन। Earlier, the intake of oxygen and exhalation of carbon dioxide was considered as respiration. पहले क्या समझा जाता था कि बस सांस अंदर लिया, ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, यही रेस्पिरेशन है। बट लेटर ऑन ये समझ में आया कि ये रेस्पिरेशन नहीं है, तो जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस है, इसको ब्रीदिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन तो बाद में उसके बाद वाला प्रोसेस है, जब ऑक्सीजन चली जाती है, जब इसका इंटरैक्शन होता है, एनर्जी लिबरेट होती है, दैट इज रेस्पिरेशन। Earlier it was considered like this. However, this definition was incomplete. तो ये definition incomplete हुई, इसको complete किया, और complete definition क्या बनी कि respiration एक ऐसा process है जहाँ पे हम food का breakdown करते हैं to liberate energy. अब आप खाना इसीलिए खाते हैं ताकि एनर्जी मिले, लेकिन उस खाने को अंदर तोड़ा जाता है टू लिबरेट एनर्जी। अब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है, और वो मॉलिक्यूल क्या है? एटीपी या एडीपी। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है? तो बर्निंग फूड मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और एडीपी, यही रेस्पिरेशन है। इसकी आप अगर केमिकल इक्वेशन देखें तो यूजुअली जो फूड हम खाते हैं वो क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, टूटता है, और उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट हमें मिलती है वो क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ठीक, इसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या प्रोड्यूस हो? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साथ में एटीपी। जो मेजर प्रोडक्ट है ये एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल है। 6 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल एंड 38 मॉलिक्यूल। ये तो वो प्रोसेस है जहां पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और तरीके की रेस्पिरेशन है जहां बिना ऑक्सीजन के फूड ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी लिबरेट हो रही है। ठीक, उसमें बात पे आते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन, कॉमन इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन, जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो। और इस एनर्जी के बिना तो आप कोई भी प्रोसेस कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट अगर आपको सोना है, अगर आपको लाई डाउन करना है, कुछ भी करना है, यू रिक्वायर एनर्जी। एनर्जी के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो खाना, दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं भी होगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये होना इंपॉर्टेंट है, फूड। इसीलिए कहते हैं ना, जब बच्चे बहुत आलस होते, एनर्जी नहीं होती, खाना नहीं खाते, तो पेरेंट्स कहते हैं कि खाना खाओ, इससे एनर्जी आएगी, ताकत आएगी। इट इज ट्रू। ठीक, तो दिस इज व्हाट रेस्पिरेशन इज। नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, हमारे पास दो तरीके के रेस्पिरेशन है। एक ऐसा रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी आपको एनर्जी लिबरेट करने के लिए, और दूसरा जहाँ पे बिना ऑक्सीजन के हो जाएगा। तो जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, O2 यहाँ रिक्वायर्ड है, वो उसे क्या कहते हैं हम? एरोबिक रेस्पिरेशन। और जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे हम क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक, तो एरोबिक और एनएरोबिक के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं कि क्या है, कि क्या क्या डिफरेंस है एक्चुअली, क्यों हमने इनको अलग अलग रखा हुआ है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, when oxygen is used for respiration, it is called
एरोबिक। सबसे पहला ऐसा रेस्पिरेशन जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही हो। फूड तो है ही है, दोनों में कॉमन, यहाँ फूड चाहिए, इस वाले रेस्पिरेशन में भी फूड चाहिए, बट यहाँ फूड के साथ आपको ऑक्सीजन भी चाहिए, तो ऐसे रेस्पिरेशन को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इस रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर इसको हटा के ग्लूकोज या फिर फूड इज कंप्लीटली ब्रेक डाउन, C6H12O6 वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक, कितनी एनर्जी लिबरेट होती है? एटीपी के कितने मॉलिक्यूल्स लिबरेट होते हैं? 38 मॉलिक्यूल्स लिबरेट होते हैं एक ग्लूकोज को तोड़ने पे। 2 तोड़ेंगे तो 38 का डबल, 3 तोड़ेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ 38। ठीक है, ग्लूकोज टूट के पहले बनता है पायरुवेट, और पायरुवेट फिर टूटता है बनता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ये इक्वेशन है। इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं कि पहले क्या होगा, पहले टूटेगा ग्लूकोज, टूट के क्या बनेगा? पायरुवेट। पायरुवेट टूट के क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, अब नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ये जो कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज से पायरुवेट, इसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, और ये कन्वर्जन होता है हमारा साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। और पायरुवेट से इसमें जो कन्वर्जन हो रहा है ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 2 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, 2 जगह पे प्रोसेस हो रहे हैं, एक साइटोप्लाज्म में और एक माइटोकॉन्ड्रिया में। पहला साइटोप्लाज्म में हो रहा है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। पहला जो स्टेप है ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट बनाना, उसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और दूसरा जो पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड और फाइनल एनर्जी बनाना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये मेन पॉइंट है। इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है एरोबिक में? ये कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 38 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। पहला स्टेप कहाँ हो रहा है, दूसरा स्टेप कहाँ हो रहा है? पहला स्टेप जो ब्रेकिंग डाउन है ग्लूकोज टू पायरुवेट, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ठीक, अब आते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। मैंने लिखा है ना, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, आपका फूड टूटेगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी बिना ऑक्सीजन की, तो ऐसे को क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन द फूड मॉलिक्यूल्स डू नॉट गो अंडर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इसमें क्या है, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन है, आपका जो फूड है पूरी तरीके से टूट जाता है, पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन जिसे कहते हैं। यहाँ पे क्या है? कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता है, डू नॉट लिखा है, कंप्लीट ऑक्सीडाइज या कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता है। अब अगर कंप्लीटली पूरी तरीके से फूड नहीं टूट रहा है तो एनर्जी भी उतनी ज्यादा लिबरेट नहीं होगी, है ना। तो यही रीजन है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इज वेरी लेस। सिर्फ कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 ATP, क्योंकि फूड ही पूरा नहीं टूट रहा है, यहाँ पे पूरा पूरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, पूरा ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसलिए ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी। यहाँ तो पूरा हो नहीं रहा है तो कम एनर्जी, और वो इतनी कम है कि 2 ATP मॉलिक्यूल, राइट। ग्लूकोज से पायरुवेट पहला स्टेप जो यहाँ पे हो रहा था वो यहाँ पे भी हो रहा है, कॉमन है, ठीक, साइटोप्लाज्म में। दूसरा जो स्टेप है ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे हो रहा है। दूसरा स्टेप अगर यीस्ट में हो रहा है, किसमें? यीस्ट में, तो आपको पायरुवेट से क्या मिलेगा? एथेनॉल मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी कितनी होगी? 2 ATP, पहले लिख दिया। क्योंकि एथेनॉल एक तरीके का एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। तो ये वाला फॉर्मर, इसको क्या कहते हैं? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और ये यीस्ट में होता है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहा जाता है कि यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको प्रोडक्ट बताने, प्रोडक्ट क्या होगा? एथेनॉल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और एनर्जी होगी, ठीक। दूसरा, अगर यही एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन के मसल सेल में हो रही हो, ठीक है, तो पहला स्टेप तो कॉमन है। दूसरा स्टेप का जो प्रोडक्ट है पायरुवेट से क्या एथेनॉल नहीं मिलेगा आपको, लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलेगी।
ऐसे फर्मेंटेशन को कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो कि मसल सेल में होगा। तो अगर आप देखें एरोबिक और एनारोबिक का जो पहला स्टेप है ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, ये कॉमन है। दूसरा स्टेप ट्रिकी है। दूसरा स्टेप डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है या ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। ठीक, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो फिर ये भी देखना है कि किस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। अगर मसल में हो रहा है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, अगर आपका यीस्ट में हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका एथेनॉल बनेगा, जो कि एक अल्कोहल है। उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं और इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है कि यहाँ फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, यहाँ इनकम्प्लीट होता है, यहाँ ऑक्सीजन लगती है, यहाँ बिना ऑक्सीजन के हो जाता है, यहाँ 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं, यहाँ सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट आपको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी यहाँ पे चेंज होगा डिपेंडिंग कि ये किस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, ये किस पार्ट ऑफ बॉडी हो रहा है। ठीक है, तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और उनके बीच का डिफरेंस। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे क्या था कि जो इनका पहला स्टेप है वो साइटोप्लाज्म में था, दूसरा स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में है। तो यहाँ पे इनके सारे स्टेप साइटोप्लाज्म में होते हैं, सारे स्टेप, पहला स्टेप भी और दूसरा स्टेप भी। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में सेकेंड स्टेप नहीं होता है, इन साइटोप्लाज्म ओनली। ग्लूकोज से पायरुवेट बनना ये भी साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट से जो भी प्रोडक्ट बनना वो भी साइटोप्लाज्म में ही है। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट पे, एरोबिक और एनारोबिक कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं कि कैसे फ्रेम होते हैं या कैसे क्वेश्चंस आते हैं इन एग्जाम या फिर इन एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, चलो, ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और कहाँ होती है, मसल सेल में, ये याद है। देखो 2 की पॉइंट्स देखो, मसल सेल है और एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे आपके, अल्कोहल बनेगा? नहीं, क्योंकि अल्कोहल तो यीस्ट में बन रहा था। ठीक, ऑक्सीजन तो किसी में भी नहीं बन रहा है, चाहे एरोबिक हो एनारोबिक हो, किसी में बन ही नहीं रहा है। एसिटिक एसिड भी नहीं था। ठीक, लैक्टिक एसिड था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लैक्टिक एसिड, आप विच इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका एक फूड होना चाहिए, क्योंकि एरोबिक है तो ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो आपको वो इक्वेशन देखनी है जहाँ पे फूड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस दिखाई गई हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे देखो, ये C6H12 क्या है आपका, फूड ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन लिखा है, नहीं लिखा है। और ये क्या बना है, इथेनॉल, ये तो एनारोबिक का प्रोडक्ट था, तो मतलब ये भी नहीं है। हमें एरोबिक के प्रोडक्ट्स या एरोबिक की रिएक्शन देखनी है। फूड है लेकिन साथ में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन जहां दिखेगा वही आपका सही होगा। फूड है और ऑक्सीजन भी है, तो मतलब ये सही है। लेकिन अभी भी 4th ऑप्शन भी चेक करना है, क्या पता वो उससे बेटर हो। फूड है ऑक्सीजन नहीं, मतलब नहीं। तो ये सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, विच पिगमेंट हेल्प इन कैरिंग ऑक्सीजन इन ब्लड। अगर ह्यूमन की बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है तो कौन सा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, तो वो पिगमेंट है आपका हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी। रेड ब्लड सेल, ब्लड का एक सेल है रेड ब्लड सेल, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अपने पास जोड़ लेता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब इट प्रोवाइड इट्स टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हर एक सेल को प्रोवाइड करता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट वी हैव द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, पूछा क्या है, एटीपी मॉलिक्यूल्स कितने बनते हैं एरोबिक में। अगर आप डिफरेंशिएटिंग पॉइंट में याद करो तो एक जो था उसमें 2 बन रहे थे, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, और एक टाइप ऑफ जो रेस्पिरेशन था उसमें 38 थे। तो अब ये याद रखना है आपको कि 38 किस में थे और 2 किस में थे। ऑप्शन आपको 2 भी दिख रहा है, 38 भी दिख रहा है, बट हमारा आंसर करेक्ट होगा 38, क्योंकि 2 किसके लिए है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाता है, 4 तो था भी नहीं और 36 भी नहीं है, तो 38 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस वाज अ क्विक
शॉर्ट सेशन ऑफ एरोबिक एंड नॉन एनारोबिक रेस्पिरेशन, और उसके क्वेश्चंस भी देखे कैसे आते हैं। सिंपली बेस्ड उस पर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स पे पूछ लेते हैं कि कौन सा प्रोसेस कहाँ होता है, किसका क्या प्रोडक्ट है। तो आई होप यू गेट द आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो इफ यू लाइक अ सेशन, डू राइट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।